हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि 2025 में आप फेसबुक एड अकाउंट्स किस तरह से स्केल कर सकते हो। क्या है वो नए तरीके, अपडेटेड तरीके। बिकॉज अब आप नोट कर रहे होगे कि मेटा इज पुशिंग हार्ड, इट्स गोइंग हार्ड एग्रेसिव ऑन एडवांटेज प्लस। तो क्या है वो 2025 के अपडेटेड प्रोसेसेस जिसको यूज करके आप अपने फेसबुक एड अकाउंट को स्केल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एड्स रन कर रहे हो तो किस तरह से आपको सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा, ताकि आप स्केल के लिए रेडी हो पाओ और कुछ स्टेबिलिटी ला पाओ अपनी फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस में। जो भी मैं आज शेयर करूंगा आपसे इस वीडियो में मेरे खुद के हैंड्स ऑन 100% हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही शेयर करूंगा कि किस तरह हमने एड अकाउंट्स को स्केल किया है जीरो से और अप टू 53,000 पर डे इन एड स्पेंड तक स्केल किया है। हमने कोई अभी तक ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं 1-2 लाख पर डे तक स्केल किया मैंने किसी एड अकाउंट को। जिस दिन वो आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो भी बता रहा हूं ये 53,000 हर दिन के स्पेंड करने तक हम फेसबुक एड अकाउंट्स को लेके गए हैं। और ये उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि वो अपडेटेड तरीके क्या हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरह आप ये खुद कर सकते हो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए। नाउ the first thing I want you to know is step number 1 for you when it comes to scaling an ad account is to organize everything and consolidate your ad account. So let me explain what I mean by this. अब आप देख रहे होगे कि मेटा आजकल एडवांटेज प्लस को पुश करता है। एडवांटेज प्लस का मतलब ही ये, तो उन्होंने रीनेम कर दिया एडवांटेज प्लस, राइट। एडवांटेज प्लस का मतलब ही यही है दैट मेटा वांट्स यू टू लीव एवरीथिंग ऑन मेटा। बेसिकली मेटा यूज करता है मेटा यूज करता है इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल। ओके, इट्स एआई बेस्ड मॉडल। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, मैं काफी रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ इन चीजों के बारे में, फिर इनको यूज करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, एविडेंस लेके आता हूँ खुद के लिए, सबके लिए नहीं बट खुद के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए यार कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और फिर ही उस बारे में बात करता हूँ। तो आप जाके गूगल कर सकते हो। मेटा यूज करता है इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल। इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में मतलब ये है कि जो भी इमेज या फिर वीडियो में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, मेटा उसको यूज करके डिसाइड कर पाता है कि ये रेलेवेंट किस इंसान के लिए हो सकता है, किस यूजर के लिए हो सकता है फेसबुक की दुनिया में या मेटा इकोसिस्टम में, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो मेटा जो है वो ये चीज यूज करता है। अब मेटा चाहता है कि उसके एआई इमेज रिकग्निशन एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल को आप फॉलो करो, आप यूज करो। वो ऐसा क्यों चाहता है? वो ऐसा इसलिए चाहता है बिकॉज हम अब फर्स्ट पार्टी डेटा एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। पिक्सल जो है वो थर्ड पार्टी डेटा कहलाता है, फर्स्ट पार्टी डेटा नहीं। बिकॉज वो मेटा के पर्सपेक्टिव से वो एक आउटसाइड ऑफ मेटाज इकोसिस्टम से जाके आपको मेटा को डेटा लाके देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेटा का पिक्सल लेट्स से आपने अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दिया एंड किसी यूजर ने गूगल क्रोम या फिर सफारी इन जगहों से आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया, तो वो गूगल क्रोम या सफारी एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हो गया, करेक्ट। सो मेटा के पर्सपेक्टिव से ये थर्ड पार्टी डेटा हो गया। लेकिन अब हम फर्स्ट पार्टी डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्टी डेटा एरा की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिवेसी पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल लोगों के लिए, आपको पता है कि लोग ऑप्ट आउट कर देते हैं, स्पेशली iOS अपडेट के बाद से। और कुछ टाइम पहले शॉपिफाई ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल शेयर किया था। प्लस फर्स्ट पार्टी डेटा ना पर्सनलाइज करने में, मार्केटिंग एफर्ट्स को बहुत हेल्प करता है। सो बहुत हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इसका एडवांटेज भी है ऑफ कोर्स। एंड बट फ्रॉम कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग, तो मेटा इस चीज से टैकल करने के लिए वो ये चाहता है कि इस तरह से एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइज करें कि अगर फ्यूचर में पिक्सल हट भी जाए तो भी आपकी परफॉर्मेंस डिप ना हो। बिकॉज पिक्सल, देखो अभी तक पुराने प्रोसेसेस क्या थे, हम टारगेटिंग करते थे, ऑडियंस टारगेटिंग, इंटरेस्ट टारगेटिंग, आई मीन लुक लाइक वगैरह, ये सब करते थे, रीटारगेटिंग, ये सब करते थे, नॉर्मल प्रोसेसेस। अब अगर मानो हम उस दुनिया में पहुंच गए हैं जहां पिक्सल है ही नहीं, तो अब क्या होगा कि इंटरेस्ट टारगेटिंग करके हम किसी चीज को ग्रो कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड इसीलिए स्टेबिलिटी भी नहीं आती परफॉर्मेंस में अगर हम वो चीज करें। तो ये कुछ लॉजिकल रीजंस हैं व्हाई वी आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट आई एम अबाउट टू शेयर विद यू। सो सबसे पहले ये चीज समझ लेना, जो अभी मैंने आपको समझाया, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो कि एआई इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल वो यूज करता है मेटा। तो मैं व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू इज
कि इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, हमको सब कुछ कंसोलिडेट करना है. सो स्टेप नंबर 1 फॉर यू इज, इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग एड अकाउंट्स और वन अकाउंट और मल्टीपल एड अकाउंट्स एंड यू आर नॉट एबल टू स्केल विद स्टेबिलिटी, स्टेप नंबर 1 इज आपको सब कुछ कंसोलिडेट कर देना है, एक ही कैंपेन बना देना है. ये सीबीओ मेथड बता रहा हूं, ठीक है. एक ही कैंपेन बना दो. अगर आपके एड अकाउंट में ऑलरेडी मान लेते हैं 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूटेड हैं, एट्रीब्यूटेड, तो आप सीधा मास्टर एडसेट डिप्लॉय कर दो. व्हाट इज अ मास्टर एडसेट? सो ये जो कैंपेन बताया ये वन कैंपेन है विच इज अ मास्टर कैंपेन. इस मास्टर कैंपेन के अंदर आप डालोगे एक मास्टर एडसेट. ये सीबीओ मेथड है. आप सीबीओ पे मतलब कैंपेन लेवल पे बजट लगाओगे. मानो आपने 1000 पर डे से इसको ऑर्गेनाइज किया सब कुछ. आपने अभी 3 4 5 10 कैंपेन चला रहे हो गए. आप सबको एक बार के लिए भूलो. आपने एक नया कैंपेन बनाया, उसके अंदर एक नया मास्टर एडसेट डाला और उस मास्टर एडसेट के अंदर आपके जो भी विनिंग प्रोडक्ट है, जो भी एक विनिंग प्रोडक्ट है, लगा लो मास्टर एडसेट 1, ठीक है. तो आपका जो भी एक विनिंग प्रोडक्ट है उसकी जो करंट विनिंग या टॉप परफॉर्मिंग एड्स हैं उनको उठाया, उनके पोस्ट आईडीज उठाए और आपने मास्टर एडसेट में जाके उसको डाल दिया. अब मानते हैं, चलो एग्जाम्पल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मानो कि एक ही विनिंग एड थी आपके पास, ठीक है. तो आपने मास्टर एडसेट 1 बनाया फॉर योर वन ऑफ योर हीरो प्रोडक्ट्स, यू कैन से विनिंग प्रोडक्ट्स. और उसके अंदर आपकी जो एक विनिंग एड थी इस हीरो प्रोडक्ट 1 की, आपने वो डाल दी. ये है आपका मास्टर एडसेट. मास्टर एडसेट को कभी भी हम इंटरेस्ट टारगेटिंग से स्केल नहीं करते, जिसका मतलब ये कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे. ये ओपन टारगेटिंग रहेगा, ब्रॉड टारगेटिंग रहेगा. हाँ, जोग्राफिकली डेमोग्राफिकली आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट मेन्स ओनली है तो आप जेंडर अपडेट करो, वुमेन ओनली है तो जेंडर अपडेट करो. वो सब आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, मास्टर एडसेट, ठीक है. अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो आप 2 या 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो कि यार मेरे पास विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, लगा लो 10 विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, 10 विनिंग ऑफर्स हैं. सब एक साथ मत उतार दो, तो 2-3 से स्टार्ट करो. सो 2 विनिंग प्रोडक्ट्स उठाओ, 2 बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स उठाओ और उससे धीरे धीरे इस कैंपेन को बिल्ड करो. ये है सीबीओ स्ट्रैटेजी, ठीक है. मास्टर एडसेट 1 विनिंग एड. मानते हैं कि आप एग्जिस्टिंग एड अकाउंट रन कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो, मल्टीपल एसकेयूज हैं या मल्टीपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने फिर एक मास्टर एडसेट 2 बनाया विच कुड बी अ सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बट इट कुड बी अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. सो अब आप वो मास्टर एडसेट 2 बना दो और मास्टर एडसेट 2 के अंदर उस डिफरेंट प्रोडक्ट की उसको पिक करो, विनिंग एड को, और वो स्टैक कर दो. ये एक तरीका. एक तरीका और होता है जो अगर वो ये होता है कि यार मैंने एक ही मास्टर एडसेट बनाया, उसी मास्टर एडसेट के अंदर मेरे जितने भी विनिंग एड्स थे डिफरेंट विनिंग प्रोडक्ट्स के, मैंने वो सारे एक ही मास्टर एडसेट में स्टैक कर दिए. तो ये एक और तरीका होता है. दोनों तरीके होते हैं. आपको जो सूट करता है आप एक एक करके टेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो. आजकल मैं जो चूज कर रहा हूँ वो पहला प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, विच इज 1 मास्टर एडसेट फॉर 1 विनिंग प्रोडक्ट. लाइक दैट्स द वे आई एम मूविंग फॉरवर्ड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही तरीका है या यही एक तरीका है, नहीं, दूसरा तरीका भी सही है क्योंकि मैंने वो भी किया हुआ है, वो भी चल जाता है. ओके, सो यू कैन टेस्ट बोथ द थिंग्स व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. पर याद रखना, इस तरह से आप कंसोलिडेट करते हो. तो मानो अगर आपका एड अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है और मैं उसको टेक ओवर करता हूँ, दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप. मैं आपके विनिंग प्रोडक्ट्स निकालूंगा, हीरो प्रोडक्ट्स, अगर एक ही है तो और काम आसान हो गया. मैं आपकी विनिंग एड्स निकालूंगा जितनी भी हैं उस प्रोडक्ट की. फिर मैं एक नया कैंपेन बनाऊंगा, वो मास्टर कैंपेन है, उसके अंदर मास्टर एडसेट बनाऊंगा और जो विनिंग एड्स हैं वो उसमें स्टैक कर दूंगा. इसको 1000 पर डे से डाल के रन कर दूंगा. जैसे ही ये इंप्रेशंस डिलीवर करना शुरू करेगा, मैं बाकी सारे कैंपेन्स ऑफ कर दूंगा. चाहे मैं 5000 पर डे पे रन कर रहा हूँ, करंटली 10,000 पर डे पे कर रहा हूँ, जितने पे भी कर रहा हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं इसको 1000 मैक्सिमम 2000 पर डे से स्टार्ट करूंगा. मतलब एक तरह से मैं वापस स्केल डाउन करूंगा इन ऑर्डर टू गेट स्केल रेडी. व्हाई? बिकॉज वी वांट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? 2025 में फेसबुक एड अकाउंट्स को अगर आप स्केल करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि मेटा क्यों आपको ये रिकमेंडेशन देता रहता है कि कंबाइन सिमिलर एसेट्स और कैंपेन्स. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि जितना ज्यादा हम स्कैटर्ड कर देंगे अपनी अप्रोच को, मल्टीपल कैंपेन्स या एसेट्स लॉन्च कर देंगे, उतना ज्यादा हम ऑडियंस ओवरलैप एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वजह से ऑक्शन ओवरलैप होगा, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन होगा जिसकी वजह से ऑक्शन ओवरलैप होगा. और मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हम इंप्रेशंस के लिए बिल किए जाते हैं और हमें हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट हाई हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आएगी परफॉर्मेंस में. ये लॉजिकल, एक और लॉजिकल रीजन. प्लस हम चाहते हैं कि जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था, हम चाहते हैं कि मेटा के एआई इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल को हम यूटिलाइज करें. तो इसलिए हम कोई टारगेटिंग, कोई इंटरेस्ट नहीं चूज करेंगे, ओपन ब्रॉड टारगेटिंग करेंगे और सिर्फ हम एड क्रिएटिव्स इस तरह से बनाएंगे कि वो ऑटोमेटिकली
सही यूजर्स तक पहुंचेगा और हम मेटा पे भरोसा करेंगे, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। उसके बाद आप कितना और कितनी फास्ट और किस तरह से स्केल कर सकते हो, आप हर दिन 20% कर सकते हो और आप हर दूसरे तीसरे दिन डबल कर सकते हो बजट। ये सारे प्रोसेसेस में टेस्ट कर चुका हूँ, काम करता है, बट डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट तरह से बिहेव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लो बजट मिड बजट रेंज पे चल रहे हो या आपकी परफॉर्मेंस बहुत फ्लक्चुएट है, मार्जिन बहुत लो हैं, बहुत टाइट हो, उस सिचुएशन में हो, तो उस केस में आप 20% एक बारी में इंक्रीज करो। मे बी फिर आप अगले दिन भी 20% कर दो, अगर बिजनेस अलाउ करता है। नहीं करता तो हर ऑल्टरनेट डे कर लो, व्हाटएवर सूट्स यू। आप डबल ट्रिपल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास इनफ एड क्रिएटिव्स हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन अ पर डे, ऑन अ डेली बेसिस ऑन योर एड अकाउंट। इसको लॉन्च करो, उसके बाद यहीं से बिल्डअप करो, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। इसके अलावा सिर्फ ये काम है कि हर हफ्ते जितने एड क्रिएटिव्स टेस्ट करना चाहते हो आप करो, मतलब 2-3 तो करो ही करो। अगर आप लो लगा लो 5,000 पर डे पे चल रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 तो करके चलो, मान के चलो कि आप करोगे हर हफ्ते, ये आपका गोल होना चाहिए। हर हफ्ते नए एड क्रिएटिव लॉन्च करो, क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन, क्रिएटिव टेस्टिंग एड सेट डालो इसी मास्टर कैंपेन के अंदर, बिकॉज ये सीबीओ है। अगर वो क्रिएटिव टेस्टिंग कैंपेन पे मेटा पैसे स्पेंड करता है एंड आपको वो टारगेट सीपीए हिट करता है, मतलब विद इन टारगेट सीपीए रिजल्ट देता है, तो जैसे ही उसके अंदर 10 कन्वर्जन इवेंट्स होंगे, उसको उठाओ, उसको मास्टर एड सेट में स्टैक कर दो। जो भी विनिंग ऐड होगी उसको मास्टर एड सेट में स्टैक कर दो। यही करना है डे इन डे आउट। द प्रॉब्लम इज पीपल स्टॉप, वो करते नहीं है, या फिर उनको ये चैलेंज आता है यार कि मैंने क्रिएटिव टेस्टिंग लॉन्च करी और मेटा उस पर पैसे स्पेंड नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, तो मैं दूसरे एड सेट को बंद कर देता हूं एक बार के लिए क्योंकि इस पे स्पेंड नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं करना है, बिकॉज मेटा इसलिए स्पेंड नहीं कर रहा है बिकॉज उसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। मेरे पास ऐसा होता है कि अगर मेरे साथ ऑन एन एवरेज ऐसा हो रहा है, आजकल तो हो रहा है कि अगर मैं 10 एड्स लॉन्च करता हूं तो प्रॉब्ली 3 या 4 ही स्पेंड से टेक ऑफ करती है। मेटा स्पेंड करता ही नहीं है और फिर मैं 10-10, 20-20 दिन चलाता रहता हूँ उन एड्स को, क्योंकि पड़ी हुई है अगर एड सेट में, लाइक नया एड सेट बन के उस कैंपेन में, तो क्या प्रॉब्लम है अगर मेरा ओवरऑल एवरेज कैक हिट हो रहा है अकाउंट पे, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता हूँ मतलब उस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर उस पर स्पेंड नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं कुछ और बंद कर दूं ताकि उस पर स्पेंड हो जाए। नहीं, वो स्पेंड नहीं हो रहा है, इट्स अ सिग्नल विच मीन्स इट्स नॉट स्केलेबल एंड चांसेस आर वेरी ब्राइट। आप ऐसा भी कभी करना कि कोई ऐड अगर आपकी मेटा जिसमें स्पेंड नहीं कर रहा है ऐसे स्ट्रक्चर में, आप उसको उठाना, उसको बाहर अलग कैंपेन में डालना, अलग एड सेट बनाना, उसका उस पर रन करना और स्केल करने की कोशिश करना। यू विल रियलाइज कि वो एक्चुअली स्केलेबल था ही नहीं, परफॉर्मेंस उसकी ब्रेक कर जाएगी स्केल पे। मेटा नोज इट ऑलरेडी एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव and trust Meta on the decision, whatever decisions it takes for you on your behalf in order to help you scale your ad account. ये प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस ही नहीं है। अगर आपको एड अकाउंट अब स्केल करना है तो आप कैंपेन स्ट्रक्चर को, ये स्टेप 1 है, कंसोलिडेट करो, सिंप्लीफाई करो, मेरे रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली सीबीओ फॉलो करो, जिस तरह से मैं करता हूँ वैसे करो, या आप अपना तरीका अगर आप करना चाहते हो वो करो, बट यही मेरे को लगता है ये बेस्ट तरीका है अभी 2025 में, बिकॉज ये पिक्सल पे रिलाई नहीं करता, बिकॉज हम इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करते, हम कोल्ड एड्स के लिए रीटारगेटिंग नहीं रन करते, बिकॉज मेटा अपने आप रीटारगेटिंग करता है। इसका एक और फायदा होता है कि हम कभी भी मास्टर एड सेट को बंद नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि मैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख पाता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा देख पाता हूँ। अब आपको ये हैरानी होगी कि मैंने अभी तक खुद अपने एक्सपीरियंस से टेस्ट किया है। लोग कुछ भी बोलें, ठीक है, यूट्यूब कमेंट से जाके कभी भी मत सीखना फेसबुक एड्स, ठीक है, मैं आपको सच बताता हूँ, लोग कुछ भी बोलें, एविडेंस अगर आप इकट्ठा कर सकते हो ना खुद के लिए, मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए कि जो आप सोच रहे हो वो सही है कि नहीं है, एविडेंस अगर इकट्ठा कर सकते हो ना, तो आपको हमेशा अपने डिसीजंस पे एक कन्विक्शन, एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे पहले लगता था यार ये रीटारगेटिंग खुद करता है मेटा, जब मैंने पहली बार सुना, मुझे पता लगा या मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैं श्योर नहीं था, मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। तो मैंने टेस्ट करने के लिए मास्टर एड सेट वगैरह को, जब मैं इसकी अर्ली स्टेजेस में था, आज से 2 साल पहले, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया है कि इन अ मैटर ऑफ 30 days to 45 days, एनीवेयर इन बिटवीन दिस, मेटा एक यूजर को आपकी एड्स एनीवेयर फ्रॉम 3 से 5 बार दिखाता है। एक एड को नहीं बोल रहा हूं, टोटल जितनी लगा लो, अगर 5 एड्स हैं तो हो सकता है एक एड को 2 बार दिखाएगा, 2 एड को एक बार दिखाएगा, फिर एक एड को 3 बार दिखाएगा, तो एवरेज कंबाइन करके 3 से 5 बार 30 to 45 डेज के अंदर अपने आप दिखाता है।
अब आपको ये चीज कभी पता चल ही नहीं सकती बिकॉज आप बार बार कैंपेन्स को डुप्लीकेट कर देते हो, मल्टीपल एडसेट्स लॉन्च कर देते हो, बार बार एडसेट को डुप्लीकेट कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो बजट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के पुराने प्रोसेस यूज कर रहे हो स्केलिंग के। इस वजह से आप ये चीजें देख नहीं पाओगे क्लियरली। सो ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे आज रिकमेंडेशन है आपको कि इस तरह से अपना एड अकाउंट ऑर्गेनाइज करो, स्केल करो, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा। रीटारगेटिंग एड्स लॉन्च करने का स्पेसिफिकली, रीटारगेटिंग कैंपेन्स लॉन्च करने का स्पेसिफिकली, इंडिपेंडेंट कैंपेन्स या एड्स लॉन्च करने का कोई तुक नहीं है आज की डेट में बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी थिंग दैट आई टोल्ड यू। मेटा बहुत स्मार्ट है यार, उसको ऑलरेडी पता है कि रीटारगेटिंग करना है। एक यूजर कम से कम 5 से 7 बार आपकी एड्स देखेगा बिफोर इट मेक्स अ बाइंग डिसीजन। मेटा नोज इट। मेटा को ये भी पता है कि अगर एक यूजर ने आपकी एड 5-7 बार देख ली इन अ मैटर ऑफ 30 डेज फॉर एग्जांपल, तो वो उसको आपकी एड्स कुछ टाइम तक सर्व करना अपने आप बंद कर देगा एंड देन वापस शायद 30 डेज बाद वापस आएगा, 20 डेज बाद वापस आएगा। ये हमें अब मैनुअली नहीं करना पड़ता बिकॉज एआई है, उसको ऑलरेडी पता है। अब रीटारगेटिंग एड्स सिर्फ उन केसेस में हम लॉन्च करेंगे जब कोई स्पेसिफिक सेल आ गई, कोई प्रमोशन आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया जिसके लिए मैं एक ऑफर रन कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, तब मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं रीटारगेटिंग नहीं करूंगा। एंड दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि सिंप्लीफाई करो, सारा पैसा एक ही कैंपेन कोल्ड ट्रैफिक के लिए डालो और मेटा को कोल्ड ट्रैफिक एक्विजिशन चैनल की तरह अप्रोच करो। दैट्स हाउ यू विल ग्रो इन 2025. That's about it. Irrespective of whatever business you're running, lead generation, e-commerce, digital products, workshops, webinars, हमने 14 niches में केस स्टडीज डॉक्यूमेंट करी हैं। आए दिन हम नए अकाउंट्स पे काम करते हैं। अब हम एक नए अकाउंट पे और काम कर रहे हैं जो एक डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट यूनिक निच है। जब वो, अगर वो केस स्टडी बनी, जब भी बनी, तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स, और जब कुछ एविडेंस आ जाता है कि मुझे पता है कि जो मैंने सोचा वो काम कर गया, तब मैं आके शेयर करता हूँ। तो जिस दिन वो आ जाएगा वो भी शेयर करूंगा, पर बता रहा हूँ कि हम यही करते हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि कैंपेन स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू पे फोकस कर पाते हैं, जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब हम ये चीज़ करते हैं तब हम तीसरे इंपॉर्टेंट पहलू पे फोकस कर पाते हैं, वो है बिजनेस एनालिटिक्स। इसीलिए कैंपेन स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी, इन तीनों की ज़रूरत होती है। हमको कंसिडर करना होता है, एक सिस्टम होना चाहिए इन तीनों कैटेगरीज में इन ऑर्डर टू स्केल अ बिजनेस यूजिंग फेसबुक एड्स। अगर हम सिर्फ मीडिया बाइंग सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ बजट ऑप्टिमाइजेशन सोचेंगे काम नहीं चलेगा, सिर्फ बजट इंक्रीज डिक्रीज सोचेंगे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस एनालिटिक्स की बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे हैं, कितने मार्जिन हैं, पिछले हफ्ते कितना पैसा लगाया, कितना आया, उसके डेटा से क्या इंटरप्रेट करते हो कि अकॉर्डिंग टू द डेटा व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स यू शुड डू। शुड यू वर्क ऑन योर AOVs, should you work on your LTVs? This is what business analytics will tell you. So वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है वीकली एटलीस्ट। फिर साथ ही साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, एड क्रिएटिव कैसे लिखते हो, डिफरेंट अवेयरनेस स्टेजेस ऑफ मार्केट को किस तरह से टारगेट करते हो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड मार्केट्स सोफिस्टिकेशन स्टेज की, कितनी सोफिस्टिकेटेड है आपकी मार्केट जिसको आप टारगेट कर रहे हो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर कंज्यूमर्स, योर टारगेट ऑडियंस की वो कितनी सोफिस्टिकेटेड होगी, तो उसको किस तरह से प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्या आपको फीचर्स बताने पड़ेंगे, लॉजिक देना पड़ेगा, या सिर्फ इमोशन सेल करना पड़ेगा, या दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, या फीचर के बेनिफिट के पीछे का इमोशन बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप कैंपेन स्ट्रैटेजी के अंदर ही डूब जाओगे और ये लगेगा आपको कि सिर्फ वही एक सीक्रेट है, तो आप स्ट्रगल करते रहोगे। 2025 में और उसके आगे आने वाले टाइम को देखो प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले ये बोला था कि यही होगा। इंटरेस्ट टारगेटिंग हो सकता है बिल्कुल चली जाए, और अब आपको पता है कि शो ओरिजिनल ऑडियंस वाली ऑप्शन भी बहुत एड अकाउंट से ऑलरेडी चली गई है। अब ये नहीं पता ये परमानेंट है या टेम्परेरी टेस्ट है जो मेटा कर रहा है, बट ये हो रहा है ऑलरेडी। सो हम फ्यूचर में आ चुके हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट डे यू वेक अप इंटरेस्ट टारगेटिंग इज कंप्लीटली गॉन। I'm not saying that will happen, that might happen. It just seems like it. इसीलिए AI image recognition model and video recognition model पे rely करो, मेटा के सिस्टम पे rely करो, बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओ, एड क्रिएटिव्स बनाओ, कंसोलिडेट करो कैंपेन्स और एड सेट्स को, ताकि ऑडियंस ओवरलैप ना हो, ऑक्शन ओवरलैप ना हो, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन ना हो। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कंसोलिडेट करो और अपने चीज़ों को आसान बनाओ। मीडिया बाइंग अब मुश्किल नहीं है। मीडिया बाइंग इज मोर अबाउट सिंप्लीफाइंग इट एंड देन
budget optimization. That's the first, like the most important thing from media buying perspective. And the other important thing from a media buying perspective is ad creatives. Like I think media buyers अब जिसको marketing नहीं करनी आती वो मीडिया बायर अच्छा बन नहीं सकता, बिकॉज मीडिया बाइंग अब इतनी मुश्किल रही नहीं है फेसबुक की दुनिया में, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हर एड नेटवर्क ऐसा ही हो जाएगा, अगर फेसबुक खुद ही ऐसा हो रहा है तो हर एड नेटवर्क ऐसा ही हो जाएगा, बिकॉज एआई आ गया ना, सो थिंग्स हैव बिकम ईजियर। सो दैट्स इट, यही कैंडिड टॉक आज करनी थी इस वीडियो में। आई ट्रूली होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई क्वेश्चन है जरूर पूछ सकते हो, मैं और मेरी टीम कमेंट्स देखती है, और बेसिस ऑन द पैटर्न्स दैट वी ऑब्जर्व कि किस तरह के रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उस पर वीडियो बनाते रहते हैं इसी तरह से, रॉ कैंडिड तरीके से, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन हो तो पूछना। सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और तभी करना अगर वैल्यू मिली और अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली कोई चीज शेयर कर रहा हूँ और आपको वो अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोना सी यू in the next video. Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye.